नमस्कार, स्वागत है आपका शो में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज के शो में हम बात करेंगे जिंक की, जो एक अंडर परफॉर्मर था 2023 में, लेकिन क्या 2024 होगा हैप्पी ईयर जिंक के लिए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे नए कमोडिटी वायदा में यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल सकता है। पिछला साल ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑप्शंस और फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखी, लेकिन 2024 क्या कुछ लेकर आ सकता है और क्या नए प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर भी लेंगे एक आउटलुक। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 80 की तरफ अब ये बढ़ने लगा है और इस साल की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। 1.5% की तेजी के साथ आज यहां पर कारोबार है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कमोडिटी पार्टिसिपेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नरेंद्र वाधवा, इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर राहुल शर्मा। साथ ही हम जोड़ेंगे अपने साथ प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के किशोर नारने को। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को 2024 के लिए बहुत बेस्ट विशेज। शुरुआत यहाँ पर आपके साथ करना चाहेंगे वाधवा जी, और जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप 2023 को कैसे देखते हैं, क्योंकि जहाँ तक नए लॉन्चेस थी हमने वो भी आते हुए देखे। बहुत ज़्यादा सफलता शायद वहाँ पर नहीं मिली, लेकिन एक जो बहुत बड़ा पॉजिटिव था वो था ऑप्शंस ट्रेडिंग का, जहाँ पर हमने नए रिकॉर्ड्स बनते हुए देखे। फ्यूचर्स के नंबर्स भी यहाँ पर ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड आए हैं। तो एक अगर पीछे मुड़कर पिछले साल को देखें तो आप कैसे समराइज करेंगे? मनीषा जी, पहले तो आपके सारे दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, आपकी सारी टीम को हैप्पी न्यू ईयर। जैसे आपने कहा, ऑप्शंस का हमने देखा काफी रुझान था हमारी मार्केट्स में, कमोडिटीज मार्केट में। देखिए, हमारी इक्विटी मार्केट्स के अंदर हमने सारे जो इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स हैं, सारे जो वैल्यू चेन के पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना इक्विटी मार्केट ने सिखा दिया है। वही हमने देखा कमोडिटी मार्केट में एक्सटेंशन उसकी, और काफी अच्छे वॉल्यूम्स हमने देखे हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है हमारी मार्केट्स का एक मेजर कंसर्न है, और ऑप्शंस के अंदर कॉस्टिंग जो होती है ट्रेड करने की काफी कम होती है। वो प्रेफर्ड आपका इंस्ट्रूमेंट है इस मार्केट को पार्टिसिपेट करने के लिए। इसलिए हमने देखा कि ऑप्शंस का लोगों ने एक्सेप्टेबिलिटी है इस मार्केट के अंदर। और आने वाले टाइम में, जैसे आपने कहा कि नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, और हम भी रेगुलेटर से रेगुलर बातचीत में हैं उनसे। हम कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे को, जो मार्केट को एक्सपेंड कर रही है, उनको लाने की जरूरत है, रेलेवेंट कॉन्ट्रैक्ट को लाने की जरूरत है, और साथ में उनके ऑप्शंस के जो हमारे को प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुए हैं उनको एक्सटेंशन की जरूरत है। ओके, हमारे साथ राहुल भी मौजूद हैं। राहुल, आपको भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इनफैक्ट एक आउटलुक पहले तो इन जनरल लेना चाहेंगे, मेटल पैक के लिए आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हाई हैं कि शायद 2024 के लिए ये पूरा ही सेक्टर काफ़ी वाइब्रेंट रह सकता है। और तो एक कैसे देख रहे हैं एक पूरा आउटलुक 2024 के लिए मेटल्स के लिए, और उसके बाद फिर हम जिंक पर भी बातचीत करेंगे। आप और आपकी टीम को नववर्ष की शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि 2024 जिंक मेटल के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 2023 जरूर बहुत अच्छा नहीं रहा जिंक प्राइस के हिसाब से। इसका प्रमुख जो कारण था, एक तो 2023 में यूरोपियन यूनियन में जो एनर्जी की हायर कॉस्ट थी, करीब 10% से ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी है, जिसके कारण कि जिंक की जो बनाने की लागत होती है वो बढ़ी है। तो वो सारी चीजें प्रॉफिटेबिलिटी पर एक प्रेशर था। सेकेंडली, चाइना में जो इनका कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो थोड़ा सा अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके कारण भी एक बहुत बड़ा दबाव था जिंक पर। और इन सब के कारण अगर आप देखेंगे तो एलएमई में जिंक का एक सरप्लस बना रहा करीब करीब पिछले साल पूरा, जो कि उससे पहले कोविड के बाद काफी कम हो गया था, एक हद तक 40-45 आइटम तक आ गया था। तो जिंक पर थोड़ा सा प्रेशर है। मुझे लग रहा है कि इस साल जैसे जैसे दुनिया में शांति छा रही है, और डेवलपमेंट पर चाइनीज इकोनॉमी हो चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ये फोकस कर रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। तो इन सब चीजों से मुझे लग रहा है कि जिंक की डिमांड बढ़ेगी, और ये एलएमई का जो सरप्लस है ये नीचे आएगा, और प्राइसेस में थोड़ी एक ऊंचाई देखने को मिल सकती है।
जी। राहुल, कैसे देखते हैं आप फिर आने वाले साल में, रादर इसी साल में 2024 में यहाँ पर आप कैसे देखते हैं अब प्राइसेस को लेकर? क्योंकि जैसे आपने भी कहा लास्ट ईयर एक अंडर परफॉर्मर था, गैल्वेनाइजन की डिमांड कम थी, स्टील को लेकर भी कुछ चिंताएं थी, प्रॉपर्टी सेक्टर चाइना में ऑन द वीकर साइड था। तो इस साल क्या लगता है आपको, क्या वर्कआउट करेगा और फिर जिंक के प्राइसेस कहाँ जाएंगे? देखिए, इमीडिएट रन में तो मुझे लगता है कि अगर आप एलएमई का ट्रेंड देखें जी। तो एलएमई जो है 2300 से लेकर 2670 के बीच में घूम रही है काफी दिन से। मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि अगर ये कहीं ना कहीं 2660 2670 का अगर ये ब्रीच करती है एलएमई, तो एक कहीं ना कहीं से वहां से बुल रन अपन लोग देख सकते हैं। ये 2670 एक बहुत क्रूशियल नंबर है और उसके बाद यहाँ से बुल रन चालू होगा, जिससे कि आशा है कि जिंक में तेजी आएगी और ये स्टॉक फटाफट नीचे होगा। आज की डेट में क्या होता है कि अवेलेबिलिटी हर जगह दुनिया में बनी हुई है जिंक की। अगर एलएमई का स्टॉक जरा सा भी नीचे आया तो दुनिया में कहीं ना कहीं से अगले दिन जिंक का स्टॉक ऊपर हो जाता है और फिर दोबारा वही बढ़ा हुआ स्टॉक दिखता है। तो मैं बोलता हूँ अवेलेबिलिटी अभी थोड़ी ज्यादा है, डिमांड थोड़ी सी कम है, पर अगर 2670 का ये लेवल ब्रीच करता है तो देन वी कैन सी जिंक प्राइसेस टू गो अप टू से 3000 3100, बट नॉट इन नियर रन। इन द लॉन्ग रन, नियर रन में मुझे लगता है कि इसी रेंज बाउंड रहेगी 2-3 महीना, जो मुझे लगता है अंदाज। भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि एलएमई की कैसी इन्वेंट्रीज हैं उस पर ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी हद तक डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम ग्लोबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के नंबर्स देखें तो किस तरह का सरप्लस प्रिवेल करता हुआ देखते हैं आप इस साल में? जिंक जो कि एक कमोडिटी है, तो इसमें लगातार इन्वेस्टमेंट्स भी होते रहते हैं। नई नई माइनिंग कंपनीज आती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करती हैं और ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए तब ल्यूक्रेटिव होता है जब प्राइसेस एक अच्छा ऊंचा चल रहा हो, उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर उनको दबाव नहीं रहता है। तो अभी कुछ समय में चूंकि प्राइसेस पर एक दबाव है, इसलिए जिंक की जो माइनिंग इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में थोड़ा सा कम किया है। इससे ये फायदा होता है कि चूंकि मार्केट में मटेरियल कम आएगा तो उससे लोग ये उम्मीद करते हैं कि डिमांड इतनी रहेगी और मटेरियल कम आएगा तो प्राइसेस एक ऊपर बढ़ने चालू हो जाएंगे। इस तरीके का एक मैकेनिज्म रहता है, दैट्स हाउ यू बैलेंस डिमांड एंड सप्लाई। तो पर मुझे वही लग रहा है कि 2670 जो मैंने आपको एक लेवल दिया है, जब तक ये ब्रीच नहीं होगा तब तक ये सेक्टर जो है ल्यूक्रेटिव अभी दिखेगा नहीं। क्योंकि अगर यूरोप वगैरह में आप देखिए या दुनिया के बाकी हिस्सों में देखिए तो एनर्जी के प्राइसेस थोड़े बढ़े हैं और ये एनर्जी के प्राइसेस जो हैं जिंक स्मेल्टर्स में एक रॉ मटेरियल का काम करते हैं। एनर्जी इटसेल्फ इज ए रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो एक प्राइसेस में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी दिखनी चाहिए और ये मुझे लग रहा है कि जैसे ही ये लेवल ब्रीच होगा एलएमई के स्टॉक नीचे आ जाएंगे। तो ये है अभी शॉर्ट टर्म का जो आउटलुक है। ओके ओके अच्छा राहुल जी, क्विकली अगर इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया प्रोडक्शन कंजम्पशन के हिसाब से, वॉल्यूम्स के हिसाब से, और मार्केट ऑर्डर्स कैसे रह सकते हैं अगर डिमांड डोमेस्टिकली इंप्रूव होती भी है तो? दीपाली जी, बेसिकली जिंक एक इंटरनेशनल कमोडिटी है। जितनी भी कमोडिटीज हैं गोल्ड सिल्वर, तो ये एक एलएमई से गवर्न होती हैं। तो प्राइसेस को तो एलएमई गवर्न करता है, पर जहां तक इंडियन मार्केट की बात है अपने आप में, तो आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में। जो इकोनॉमी है उसका जो जीडीपी ग्रोथ है वो करीब 7 to 8% की बताई गई है अलग अलग कंसल्टेंसी फर्म्स के द्वारा। और चारों ओर जो गवर्नमेंट ने किया है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट, करीब 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नेशनल हाईवेज में। रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, हाई स्पीड रेल्स का नेटवर्क बन रहा है, मेट्रो नेटवर्क बन रहा है। तो इन सारी चीजों में जिंक गैल्वेनाइज्ड स्टील एक जाता है और गैल्वेनाइज्ड स्टील का कंजम्पशन होता है, जिसके कारण जिंक की डिमांड बढ़ती है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि इंडिया में जो कंजम्पशन का ग्रोथ रहेगी वो करीब 5 to 6% रहेगी 2024 में। हिंदुस्तान जिंक में एक प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि अकेला सोल प्रोड्यूसर है इंडिया में। उन्होंने भी अपना प्रोडक्शन को रैंप अप किया है। इस साल उन्होंने ओवरऑल करीब 1 मिलियन टन्स का ब्रीच कर दिया, जो कि पहली बार हुआ इतिहास में। उनके
बड़े एम्बिशियस एक्सपेंशन प्लान्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले साल हो सकता है 2024 एंड तक या 2025 शुरुआत तक, मुझे लग रहा है कि शायद 1.2 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन वो लोग कर पाए। तो इस तरीके से इंडिया में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। कंजम्पशन का जो रेट है वो करीब 5 to 6% रहेगा। तो एक इंडिया के लिए तो ओवरऑल अच्छा साल साबित होने वाला है। पर जहां तक प्राइसेस का सवाल है, वो चूंकि एलएमई से गवर्न होता है, दैट्स अ इंटरनेशनल कमोडिटी, तो जब तक दुनिया में बाकी जगह कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, स्पेशली चाइना में जो कि 50% ग्लोबल जिंक को कंज्यूम करता है, तब तक ये जिंक पर प्राइसेस में दबाव रहेगा। ऑलराइट, तो 2024 एक और साल रह सकता है जहां पर हम भावों में कंसोलिडेशन आता हुआ देखेंगे, लेकिन जहां तक डिमांड ग्रोथ की बात है तो इंडियन मार्केट्स यहां पर काफी ब्राइट नजर आते हैं। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और जिंक के बारे में इंडिया इंटरनेशनल दोनों ही लहजों से हमसे बात भी करने के लिए। ये तो बात हुई जिंक की, लेकिन जहां तक इंडियन मार्केट्स की बात है और जैसे मिस्टर नरेंद्र वाधवा हमें बता रहे थे कि वॉल्यूम्स यहाँ पर अच्छी देखने को मिली है, लेकिन मिस्टर वाधवा एक नए साल की शुरुआत है और बाजार अब ये जरूर देखना चाहेगा कि क्या नई कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। हम ऑफकोर्स यहाँ पर कार्बन क्रेडिट्स की बातें यहाँ पर कुछ समय से देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप सीडैक के मेंबर भी हैं तो क्या कुछ और बाजार अब एक्सपेक्ट करें? देखिए, हमारे को जैसे हमारा डिस्कशन चल रहा है कि इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है 7% से और 5 ट्रिलियन की तरफ हम अग्रसर रहे हैं। तो कमोडिटीज मार्केट, एक स्टडी है मैकेंजी की, वो कहती है 40% जो है ये कमोडिटीज स्फीयर से आएगा। तो हमारी अगर मार्केट एक्सपेंड करेगी 5 ट्रिलियन या 7 ट्रिलियन, तो हमारे को रिस्क मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये रिस्क मैनेजमेंट को आपको बढ़ावा देते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट्स की, जैसे आपने कहा, कि बहुत जरूरत है इस मार्केट में, अगर हमारे को इस मार्केट को बढ़ाना है। तो जो सीडैक कमेटी की बात आपने करी है, उसके अंदर कई नए कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में लगातार बातचीत चलती रहती है। उसके अंदर वेदर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने देखा पीछे, काफी इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है एग्रीकल्चर में वेदर की वजह से। तो हमारी जरूरत है हमारे को कि वेदर कॉन्ट्रैक्ट्स हम लेकर आ पाए इसके अंदर। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी भी हम कंटिन्यूसली बात चल रही है गवर्नमेंट में और रेगुलेटर के एंड पे। तो हमारे को वो देखने को मिल सकते हैं 2024 के अंदर। कार्बन क्रेडिट, प्लास्टिक क्रेडिट, एक और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो भी हमारे को लगता है 2024 के अंदर हमारे को देखने में मिलेंगे। इसी तरह कई जो बातचीत चल रही है, नए एक्सचेंजेस आ रहे हैं कमोडिटीज के अंदर, वो भी स्मॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स या स्मॉलर ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। और रेगुलेटर बड़ा ओपन है इस मार्केट को बढ़ाने के लिए, कमोडिटीज मार्केट को। तो वहां परमिशंस भी आएंगे मेरे को लगता है 2024 में। देखिए, ये मार्केट बहुत बड़ा है, इक्विटी मार्केट से 10 से 12 टाइम्स ये मार्केट कमोडिटीज मार्केट है। और इस वक्त जो हमारी चाइना +1 पॉलिसी है या PLI स्कीम चल रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जोर है। तो जो SME, MSME या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनको हमारे को इस प्लेटफॉर्म को नए कॉन्ट्रैक्ट्स देने पड़ेंगे, जिससे कि वो अपना रिस्क मैनेजमेंट कर पाए। साथ ही मिस्टर वाधवा, अगर आप ये साल यहाँ पर देखें, बजट से तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें किसी भी सेक्टर को यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर इस साल की बात की जाए और डेरिवेटिव बाजार की बात की जाए, तो क्या कुछ आपको लगता है होना चाहिए और 2024 परहैप्स वो लेकर आ सकता है? देखिए, पहले बजट जो है फरवरी में, इस बार तो वोट ऑफ अकाउंट है क्योंकि हमारे इलेक्शन है। बट जब जुलाई में मेन बजट आएगा तो हमारी विश लिस्ट बहुत है। उस विश लिस्ट में हमारा पहला जो है वो तो एग्री कमोडिटी मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज बैन हुई हैं, हम चाह रहे हैं, चाहे वो बजट का सब्जेक्ट नहीं है, हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से बार बार कंटिन्यूअसली बात भी है कि इलेक्शन के बाद या उससे पहले इन्फ्लेशन अगर कम होता है तो हमारे को रिजम्पशन ऑफ बैन कमोडिटीज चाहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे हमने बोला, मैंने अभी बोला था कि ये इलास्टिसिटी होती है कमोडिटीज मार्केट में, आप कॉस्ट बढ़ा दीजिए तो डिमांड कम हो जाती है, या इसका ये ट्रेड जो है दूसरे जुरिस्डिक्शन में चला जाता है। तो हमारे को रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन चाहिए, वो हम CTT की फॉर्म में चाह रहे हैं कि हम कहीं जरूर देखें। हमारे कई सालों से ये डिमांड रही है। और देखिए, पहले जैसे था, इसकी अगर हम इस मार्केट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारे को कॉस्ट को जरूर देखना पड़ेगा। चाइना ने अपनी कमोडिटी मार्केट बहुत बढ़ा ली है,
बाकी ज्यूरिसडिक्शन में भी हमारा जो ट्रेड है जा रहा है उसको हमारे को वापसी लाने की जरूरत है। उसके लिए कॉस्ट ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन चाहिए। शॉर्टर ड्यूरेशन कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने बोला एक और है। इसके अलावा मैं चाहूंगा कि हमारे कई पार्टिसिपेंट पिछले सालों में आए हैं जैसे म्यूचुअल फंड, एआईएफ, एफपीआई, तो उनका एक मेजर कंसर्न है डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जीएसटी का इशू है। उसको हमने टेकअप भी करा है गवर्नमेंट के साथ। जीएसटी हम चाहते हैं कि जो एक्सचेंज रिलेटेड कमोडिटी की डिलीवरी है वो आईजीएसटी के दायरे में है, जिससे कि ये जीएसटी का इशू फिक्स हो पाए। तो हमारी ये डिमांड रहेगी बजट के अंदर। ओके चलिए, तो ये बजट विश लिस्ट है जहां पर सीटीटी लाने की मांग है सरकार की तरफ से, और साथ ही साथ फ्यूचर ऑप्शंस ये एक ऐसा सेगमेंट रहा है जहां पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम जनरेशन रहा है। तो देखना होगा 2024 इस सेगमेंट के हिसाब से स्पेसिफिकली कैसा रहता है। शुक्रिया नरेंद्र जी आपका आने के लिए शो में और अपने व्यूज़ एक आउटलुक ओवरऑल देने के लिए 2024 के लिए, प्लस बजट एक्सपेक्टेशंस भी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक इस बार फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर, क्या होनी चाहिए आज के या फिर अगले कुछ सेशंस के लिए। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं, किशोर नारने हैं और साथ ही साथ दिनेश सुमानी बने हुए हैं। फोकस करते हैं सबसे पहले स्ट्रैटेजीज पर, और आप दोनों का ही स्वागत है, किशोर और दिनेश। किशोर जी, पहले आप बताइए कुछ टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपने आइडेंटिफाई की हैं। मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई थिंक यहाँ पे गोल्ड सिल्वर दोनों में बाइंग कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। गोल्ड 63,300 के आसपास बाइंग बनता है एंड 63,100 का स्टॉप लॉस एंड अपसाइड में टारगेट 63,700 तक रख सकते हैं। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में गोल्ड सिल्वर दोनों में बेहतर लगता है। एंड क्रूड आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस जारी रह सकता है। क्रूड का 6100 के आसपास जनवरी कॉन्ट्रैक्ट बेच के चल सकते हैं। 5980 के आसपास का टारगेट्स रह सकता है। एंड ऑन द ऑप्शन साइड आई थिंक एमसीएक्स का 6000 का जो पुट ऑप्शन है क्रूड का वो भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 140 के आसपास अवेलेबल रहेगा। 110 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है और अपसाइड में 200 रुपये के आसपास का टारगेट्स के लिए 6000 का पुट ऑप्शन खरीद के चल सकता है क्रूड में। ऑलराइट, वो तो गोल्ड एंड सिल्वर क्रूड की बात हुई। किशोर, मैं आपका एक ट्वीट देख रही थी क्रिप्टो पर भी, एंड एब्सोल्युटली यहाँ पर सबसे बड़ी हेडलाइंस वहीं पर आती हुई नजर आ रही हैं, जहाँ पर $45,000 हमने बनता हुआ देखा है। तो ओवरऑल एसेट क्लासेस अगर देखें तो सबसे ज्यादा तेजी 2024 में अब तक यहाँ आई है। See, Manisha, I think after all the scams and मतलब controversies on crypto, regulators का जो crackdown के बाद actually crypto में थोड़ा stability आया है। दूसरी बात है कि क्रिप्टो और गोल्ड दोनों सिमिलर नॉन यील्डिंग एसेट्स है, जो नॉन इंटरेस्ट बेरिंग एसेट्स है। सो जब भी आपको इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो जाता है और इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होता है या कॉस्ट ऑफ मनी अगर कम होना शुरू होता है, तभी आपको नॉन यील्डिंग एसेट्स में पॉजिटिविटी देखने के लिए मिल सकता है। सो आई थिंक दोनों चीज़ें हैं। वन इज़ दैट कि जो कंट्रोवर्सी से एक बार बाहर आके एक स्टेबिलिटी आ गया। आई थिंक जो भी मैं ये नहीं बोलूँगा वो सारे के सारे कचरा वॉश आउट हो गया क्रिप्टो से, बट आई थिंक काफ़ी हद तक इसमें जो वीक प्लेयर्स है वो चला गया है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी एक्चुअली आपको पॉलिसी स्टेबिलिटी, आई थिंक जैसा यूएस रेगुलेटर्स ने क्रिप्टो बेसिस पे एक ईटीएफ अलाउ करने का जो बातें चल रहे हैं, आई थिंक दैट इज ऑल्सो गिविंग पॉजिटिव स्ट्रेंथ टू दिस। एंड अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाता है तो यहाँ पे इसका पॉजिटिविटी और बढ़ सकता है। ओके चलिए, एग्री कमोडिटी पैक पर भी क्विकली आउटलुक ले लेते हैं। स्पाइसेस के पैक में जीरे में कांस्टेंट प्रेशर बना हुआ है। दिनेश जी बताइए, आपका फोकस कहाँ है एग्री कमोडिटी बास्केट से? कुछ ट्रेडिंग व्यूज। न्यू ईयर की शुरुआत तो जीरे या फिर सारे एग्री पैक के लिए बहुत ज्यादा सकारात्मक नहीं हुई है, और अभी भी मुझे लगता है कि बेसिकली जो सेलिंग साइड कमोडिटीज है वो कॉटन सीड ऑयल केक और कैस्टर है। 5700 के नीचे कैस्टर ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है 5550 के लेवल्स इसमें नीचे देखे जा सकते हैं, और कॉटन सीड ऑयल केक की मुझे लगता है कि करीब करीब 2720 के आसपास अगर सेलिंग करें तो 2685 2640 नीचे के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। तो दोनों भी ये सेलिंग काउंटर्स है। हल्दी का नीचे का लेवल है, नीचे का लेवल जब तक नहीं आता है उसमें व्यापार करने वाली कोई बात नहीं बनती। वॉल्यूम्स काफी श्रिंक हो गए अक्रॉस द बोर्ड।
जीरे के फॉल ने मार्केट से लिक्विडिटी सक कर दी है और ट्रेडर्स के नजरिए में अभी तेजी का एक भय सा निर्माण हो गया, इसके लिए सारा मार्केट स्टेबल सा हो गया और नेगेटिव बायस में ही ट्रेड कर रहा है। ओके चलिए, तो ये आउटलुक रहा। एक क्विक स्ट्रैटेजीज आपको एग्री कमोडिटी पैक में। जीरा प्रेशर में बना हुआ है 27,000 के आसपास कारोबार करते हुए। चलिए इतनी बातचीत कर पाएंगे क्योंकि शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया किशोर जी और दिनेश जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज और क्विक स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अब देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।